बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेलुलर एजिंग जो कि लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, सही है। अब सेलुलर का मतलब है सेल के लेवल पर, सही है। एक सेल एजिंग का मतलब है ग्रो ओल्ड। जब एक सेल ओल्ड हो जाते हैं, जाहिर बात है जब एक पर्सन की सेल्स ओल्ड हो जाती है तो वो इंडिविजुअल जो पर्सन होगा वो भी क्या होगा, ओल्ड होगा, एज्ड होगा। अब आगे कहते हैं कि बहुत से लोगों के साथ तो इस कॉस्मेटिकली ये टेंशन रहती है कि मैं ओल्ड हो रहा हूँ, लेकिन इसके अलावा जो खतरनाक बात है वो क्या है कि ये एक सब स्ट्रॉन्गेस्ट है, दूसरा इंडिपेंडेंट रेस्पेक्टर है। कोई किसी चीज को देखता नहीं है, होता है, हर किसी के पास होगा, चाहे लेट होगा या पहले होगा, सही है। किस चीज के लिए है फैक्टर? क्रोनिक डिजीज के लिए, लाइक कैंसर हो गया, अल्जाइमर डिजीज हो गया, जो सीएनएस डिजीज है, एंड इस्केमिक हार्ट डिजीज है, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन को इशारा है। अब एजिंग में ये नहीं होता सिर्फ कि क्या हो जाता है कि रनिंग आउट स्टीम, यानी कि एनर्जी लॉस हो जाती है, सही है। बंदा एनर्जेटिक नहीं रहता। जो एज लोग होते हैं वो लेथार्जिक रहते हैं। बल्कि क्या होते हैं, ये जो एजिंग प्रोसेस है ये डिफरेंट जीन्स करते हैं और इसके लिए डिफरेंट सिग्नलिक पाथवेज है। और ये सब फ्रॉम यीस्ट टू मेमल, मतलब ये है कि इवोल्यूशन में अगर हम यीस्ट टू मेमल देखें, इन सब में ये प्रोसेस होता है जो एजिंग प्रोसेस है। अब जब एक सेल की उम्र बढ़ती है, सही है, और उसकी जो फंक्शन होती है उसमें डिक्रीज आता है, उसकी वजह से क्या हो जाता है, सेलुलर एजिंग होता है। जाहिर बात है जब सेल की एजिंग होगी तो उस बंदे की भी एजिंग होगी। तो पहले ब्रॉड वाइज इसको दो मेन टॉपिक्स के अंदर डिस्कस किए, इसके काजेज है असल में, से है। पहले क्या है, अकोमुलेशन ऑफ म्यूटेंट्स इन डीएनए। क्या होता है ना कि डिफरेंट एनवायरमेंटल और मेटाबॉलिक स्टिमुलाइज होते हैं। जिस तरह टॉक्सिन जो होते हैं वो क्या कर देते हैं, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज के प्रोडक्शन करते हैं, जो लिपिड्स, प्रोटीन्स एंड न्यूक्लिक एसिड पर ऑक्सीडेशन कर देते हैं। इसके अलावा रेडिएशन क्या करता है, ये भी म्यूटेशन कस कर देता था, सही है। इसकी वजह से क्या हो जाता है, डैमेज हो जाता था माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए को भी और जो न्यूक्लियस में डीएनए है वह भी, सही है। जब डीएनए को डैमेज हो जाता है तो दो रास्ते हैं फिर। अगर डीएनए रिपेयरिंग एंजाइम जो है ये एक्टिव हो जाएंगे, सही है। जब ये एक्टिव हो जाएंगे तो ये रिपेयर करेंगे डीएनए, लेकिन अगर डीएनए इतना डैमेज है कि ये रिपेयर ही नहीं होता तो फिर ये जो एंजाइम है ये फेल हो जाएंगे और रिपेयरिंग प्रोसेस सक्सेसफुल नहीं होगा। फिर क्या हो जाएगा, इन्हीं डीएनए में म्यूटेशन हो जाएंगी। जब डीएनए में म्यूटेशन हो जाएगी तो अब हमारे साथ नॉर्मल डीएनए नहीं रहा, सही है। नॉर्मल प्रोटीन्स नहीं बनेंगे। जब नॉर्मल प्रोटीन्स नहीं बनेंगे तो सेल के जो फंक्शन होते हैं नॉर्मल प्रोटीन्स के वो रिड्यूस हो जाएगा। जब सेल की एक्टिविटी रिड्यूस हो जाती है, यहाँ पर हमने एजिंग में डिस्कस किया, तो ये किस चीज को लीड करता है, एजिंग प्रोसेस को। अब जो दूसरा काज है वो डिक्रीज सेलुलर रेप्लिकेशन है। इसमें क्या होता है, जो नॉर्मल सेल्स होते हैं, सही, स्टेम सेल के अलावा जो सोमेटिक सेल्स है वो, उनके लिए एक लिमिटेड कैपेसिटी होती है डिवीजन की। इसका मतलब ये है कि बर्थ के दौरान एक सेल है वो 24 आवर में 10 टाइम्स रेप्लिकेट होता है, 10 टाइम्स डिवाइड होता है। तो जब उस बच्चे का एज जो होता है वो 15 ईयर्स हो जाते हैं तो फिर ये सेल जो होता है वो 5 टाइम्स डिवाइड होगा। इसका जो डिवीजन कैपेसिटी है वो रिड्यूस होगा, रेप्लिकेशन फिर उतनी तेजी से नहीं होगा। तो टाइम के साथ ये जो डिवीजन कैपेसिटी है ये डिक्रीज हो जाता है। जब डिक्रीज हो जाता है फाइनली एक ऐसा स्टेट आ जाता है जहां पर परमानेंटली जो होते हैं ये सेल नॉन डिवाइडिंग स्टेट में चला जाता है, फिर ये कभी भी डिवाइड नहीं होगा। और इसको क्या कहते हैं, रेप्लिकेटिव सेनेसेंस। इसका एक मतलब ये भी होगा कि एक जितने वक्त में यंग सेल जितने बार डिवाइड होता है वो ज्यादा बार डिवाइड होता है एज कंपेयर टू ओल्डर सेल्स। तो इसका मतलब ये कि जो चिल्ड्रन होते हैं उनमें रेप्लिकेशन तेजी से होता है एज कंपेयर टू ओल्डर फीमेल। अब एक क्लिनिकली एक ये क्लिनिकल ऐसी है वर्नर सिंड्रोम, ये एक रेयर डिजीज है। इसमें क्या हो जाता है कि जो डीएनए रिपेयरिंग एंजाइम होता है हेलिकेज, ये डेफिशिएंट होता है, सही है। इसकी वजह से क्या हो जाता है, डीएनए रिपेयर नहीं होता। जब रिपेयर नहीं होता फिर म्यूटेशंस होते हैं। जब इनकी डीएनए में म्यूटेशंस आ जाते हैं, अकामुलेट हो जाते हैं बहुत सारे म्यूटेशन, तो सेल अपना फंक्शन क्या कर देता है, डिक्रीज कर देता है, बहुत पहले डिक्रीज कर देता है, सही है। जो नॉर्मली डिक्रीज हो जाना चाहिए था, लेट से 5 ईयर्स में एक सेल की जो जितना डिवीजन कैपेबिलिटी डिक्रीज होना चाहिए था, अब वो बहुत पहले 5 ईयर्स की एज में होता है, सही है। तो इसकी वजह से क्या होता है, प्री मेच्योर एजिंग। एक बंदा होता है ना वो 15 साल का होगा लेकिन वो इस तरह दिखता है जैसे वो 25-30 ईयर्स का है। अब इसके बाद एक और टॉपिक आ जाता है सेल साइकिल अरेस्ट। क्या होता है ना कि टेलोमियर की शॉर्टनिंग, टेलोमियर की लेंथ की शॉर्टनिंग क्या करता है, ये रेप्लिकेटिव सेनेसेंस को लीड करता है, जो रिजल्ट करता है सेल साइकिल अरेस्ट में। अब इसका मतलब क्या है ये अब हम समझेंगे। सेल साइकिल अरेस्ट क्या है, सेल साइकिल के थ्रू सेल डिवाइड होता है। जब सेल डिवाइड नहीं होता उसको कहते हैं सेल साइकिल अरेस्ट। और अब टेलोमियर क्या है, टेलोमियर क्या है, क्रोमोसोम के एंड पर एक हिस्सा होता है क्रोमोसोम का, उसको कहते हैं टेलोमियर। इसमें क्या होता है, एक शॉर्ट सीक्वेंस रिपीट होता है जिसको जो क्या होता है
TTAGGG, ये न्यूक्लियोटाइड्स जैसे है ग्वानिन, एडेनिन वगैरह। तो ये जो शॉर्ट सीक्वेंस रिपीट होते हैं इसकी 3 मेन फंक्शंस होते हैं। क्या? एक जो क्रोमोसोम की एंड की रेप्लिकेशन को होता है वो उसको कंप्लीट कर देता है, सही है। एक बात सारे क्रोमोसोम की नहीं लेकिन उसकी एंड की, जब एंड की रेप्लिकेशन होगी तो सारे क्रोमोसोम की रेप्लिकेशन होगी, सही है। और जब क्रोमोसोम की रेप्लिकेशन होगी तो जाहिर बात है सेल की रेप्लिकेशन होगी, जब सेल की रेप्लिकेशन होगी तो जो बंदा होता है वो ग्रो होगा, सही है। दूसरा क्या है कि ये प्रोटेक्ट करता है कि ये दो एंड्स होते हैं ये एक दूसरे के साथ फ्यूज ना करे, जब दो एंड फ्यूज कर देते हैं ये सेल पे रेप्लिकेशन के काबिल नहीं रहता। तीसरा ये क्या, इन एंड्स को बचाता है डिग्रेडेशन से, डिफरेंट एंजाइम इन पर अटैक करते हैं ये इनको भी बचाता है। इसके अलावा ये जो टेलोमेयर होते हैं ये अपने ऊपर एक प्रोटीन्स के साथ टच हो जाता है, ये अपने ऊपर इस तरह इनशील्ड कर देता है, इसको प्रोटेक्ट कर देता है जो डीएनए डैमेज स्टिमुलाई आती है ताकि इसकी में जो डीएनए हो वो डैमेज ना हो। ये 3 क्या है इसके मेन फंक्शंस है। अब जो नॉर्मल सोमेटिक सेल्स होते हैं, स्टेम सेल की बात नहीं कर रहा, सोमेटिक सेल, उसमें क्या होता है जब इस क्रोमोसोम की डुप्लीकेशन होता है ना तो उसी टाइम जो टेलोमेयर है इसका थोड़ा सा हिस्सा क्या हो जाता है, डुप्लीकेट नहीं होता, सही है। यहाँ पर मैं इस तरह इशारा कर लूंगा कि यहाँ पर ये टेलोमेयर था, अब टेलोमेयर का इतना हिस्सा जो है वो डुप्लीकेट नहीं हो गया, इसकी वजह से टेलोमेयर की लेंथ में क्या आ जाए, शॉर्टनिंग आ गया। इसका मतलब ये कि शॉर्ट पोर्शन जो टेलोमेयर का है वो लॉस हो गया हमसे, सही है। और इसकी वजह से आखिरकार जब डिफरेंट रेप्लिकेशंस होंगे तो आखिरकार में सारा टेलोमेयर खत्म हो जाएगा। और ये जो शॉर्टनिंग ऑफ टेलोमेयर है इसको कहते हैं टेलोमेयर एट्रिशन। फिर क्या होगा, इस वजह से टेलोमेयर का फंक्शन लास्ट हो जाएगा। ये 3 फंक्शन थी इसकी वजह से क्या हो जाएंगे, डैमेज रिस्पॉन्स जो होते हैं वो क्या हो जाएगा, वो डीएनए डैमेज रिस्पॉन्स एक्टिव हो जाएगा, डीएनए डैमेज हो जाएगा। दूसरा जो सेल की प्रोलिफरेशन है, डिवीजन कैपेबिलिटी है वो भी डिफेक्टिव हो जाएंगी, एबनॉर्मल हो जाएंगी, सही तरीके से डिवाइड नहीं होगा। तो जो टेलोमेयर एट्रिशन होता है उसने ये 2 चीजें काज कर दी। अब जब टेलोमेयर लास्ट हो गया, टेलोमेयर की जो क्रोमोसोम की एंड रेप्लिकेट नहीं करेगा तो ये सिग्नल दे देगा कि क्रोमोसोम को कहेगा तुम भी रेप्लिकेट ना हो। जब क्रोमोसोम रेप्लिकेट नहीं होता इसको कहते हैं सेल साइकिल अरेस्ट। और ये सेल हमारे साथ क्या हो जाएगा, लॉस्ट हो जाएगा। जब वो डिवाइड नहीं होगा इसकी डेथ हो जाएगी। जब डेथ हो जाएगी तो उस सेल का फंक्शन लास्ट हो जाएगा। जब सेल का फंक्शन लास्ट हो जाएगा तो उस जो ऑर्गन होगा उसका फंक्शन रिड्यूस हो जाएंगे। इसका एग्जांपल मैं ये दे दूंगा कि हमने पढ़ा था कि किडनी में बहुत सारी नेफ्रॉन्स है लेकिन एज के साथ साथ ये क्या हो जाते हैं, डिक्रीज हो जाते हैं। मतलब ये कि 75% एट लास्ट जो होते हैं वो लॉस हो जाते हैं नेफ्रॉन्स ऑफ द किडनी, बाकी 25% ओल्ड एज में काम कर देते हैं। और ये किस प्रोसेस को लीड करते हैं, जब फंक्शन लास्ट हो जाए इसको कहते हैं एजिंग। अब जाहिर बात है जब रेप्लिकेशन स्टॉप हो जाता था इसको हम क्या कहते थे, सीनेसिस कहते थे, सही है, जो इन डैमेज की वजह से हो गया, यानी कि मैच्योर सेल अब डिवीजन के काबिल नहीं रहेगा। लेकिन ये सोमेटिक नॉर्मल सोमेटिक सेल में था। अब जो स्टेम सेल में होते हैं उसमें ये क्या कर देता है, ये 2 चीजें जब हो जाए तो ये क्या, जो स्टेम सेल की रिजेनरेटिव प्रॉपर्टी होती है उसको कम कर देते हैं। फिर सेल अगर डैमेज हो गया वो अपने आप को रिपेयर नहीं कर सकेगा। और ये भी लीड करता है किस चीज को, अर्ली एजिंग को। अब एक एंजाइम है जिसका नाम है टेलोमेरेज एंजाइम, इसको रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज भी कहेंगे। ट्रांसक्रिप्टेज कौन सा था, जो डीएनए से आरएनए बनाता था, और रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज यानी कि ये आरएनए से डीएनए बनाएगा। इसके साथ अपना डीएनए टेम्पलेट होता है जो कि AAT-CCC जो कि इसका रिवर्स है। जाहिर बात है ये क्या करेगा, न्यूक्लियोटाइड क्रोमोसोम के एंड पर ऐड करेगा, क्योंकि ये क्या है, कंप्लीमेंट है किस चीज को, टेलोमेयर को, सही है। जब ये काम करेगा इसके साथ क्या होगा, टेलोमेयर का लेंथ मेंटेन रहेगा। इसका मतलब ये कि यहाँ पर जो लेंथ हमने लॉस्ट किया था ये टेलोमेयर क्या करेगा, इसको न्यूक्लियोटाइड एंड करेगा और इसको वापस इस जगह पर ले आएगा, इतने लेंथ में ले आएगा। ये कौन करेगा, टेलोमेरेज, सही हो गया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये जो टेलोमेरेज होता है ये जर्म सेल में प्रेजेंट होता है, जो कि एम्ब्रियोलॉजी के दौरान में बनते हैं, सही है। और जो स्टेम सेल्स होते हैं ये वाली सेल, इसमें भी ये बहुत कम तादाद में प्रेजेंट होता है। और जो सोमेटिक सेल्स में होते हैं इसमें ये बिल्कुल भी एब्सेंट होता है, प्रेजेंट ही नहीं होता। लेकिन कैंसर में क्या हो जाता है, जब सेल इस स्टेज में आ जाते हैं ये सारे प्रोसेस कवर कर लेते हैं, यहाँ पर आ जाते हैं टेलोमेयर एट्रिशन में। यहाँ पर ये क्या कर देते हैं, ये टेलोमेरेज एंजाइम जो होते हैं ना इसका रीएक्टिवेशन कर देते हैं। जब रीएक्टिवेशन कर देते हैं तो ये एबनॉर्मली मेंटेन करता है टेलोमेयर की लेंथ को। जब ये टेलोमेयर की लेंथ को मेंटेन करता है तो ये उन सेल की एबनॉर्मली बहुत ज्यादा डिवाइडिंग एबिलिटी क्या करते हैं, इंक्रीज कर देता है, और वहां पर क्या बन जाते हैं, कैंसर बन जाते हैं। तो ये इसका क्या है, एक डिसएडवांटेज भी है। अब सेल साइकिल अरेस्ट की एबनॉर्मेलिटीज ऐसी हैं, जो टेलोमेयर है ना इसकी एबनॉर्मेलिटी को क्या कहते हैं, टेलोमेरोपैथी, सही है। अब जब म्यूटेशन हो जाता है इसमें,
सही है, इस जीन में टेलोमियर में म्यूटेशन हो जाता है, टेलोमरेज में हो गया, सही है। क्या हो जाता है कि फिर ये जो टेलोमियर का लेंथ है ये मेंटेन नहीं रहेगा। जब मेंटेन नहीं रहेगा ये अपने टाइम से पहले पहले शॉर्ट हो जाएगा। जब पहले पहले शॉर्ट हो जाए तो प्री मेच्योर एजिंग होता है, किस चीज की, सेल्स की, बहुत अर्ली एजिंग हो जाती है। जिस तरह एप्लास्टिक एनीमिया में होता है, ये क्या है, एक डिजीज है जिसमें ऑटो इम्यून सिस्टम बोन मेरो पर अटैक करते हैं और रेड ब्लड सेल सही तरह नहीं बनती। या जो साइटोपिनियाज होते हैं, जो डिफरेंट सेल होते हैं वो कम बनती है या बिल्कुल भी नहीं बनते, ये भी बोन मेरो वगैरह में होता है, सही है। या जो बहुत पहले ही जो सेल्स क्या होते हैं, हेयर्स होते हैं, इसका डिकलरेशन हो जाते हैं, ग्रेइंग हो जाते हैं, या स्किन पर पिगमेंट्स जो आ जाते हैं, नेल्स एबनॉर्मेलिटी जो है, या पल्मोनरी एंड लिवर फाइब्रोसिस है, ये क्या है, सेल टेलोमेरोपैथीज, पैथोलॉजी से पतीज निकले हैं और टेलोमेयर की ऐसी हैं। अब इसके बाद आ जाता है डिफेक्टिव प्रोटीन्स डिस्फंक्शन। अब डिफेक्टिव प्रोटीन होम्योस्टेसिस। प्रोटीन होम्योस्टेसिस किस तरह कहते हैं, जब नॉर्मली या प्रॉपरली, ये नॉर्मली किस तरह होता है, जब प्रॉपरली ट्रांसलेशन हो, प्रोटीन्स का बनना हो, उसके फोल्डिंग जो होते हैं, जो क्या करते हैं, चेपरॉन्स प्रोटीन्स करता है, या प्रोटीन्स की जो मिसफोल्डेड होएगी, किसी काम की नहीं रहे और आगे हमारे लिए हार्मफुल है, उसकी डिग्रेडेशन जो मिसफोल्डेड प्रोटीन्स है, ये क्या करते हैं, प्रोट्यूसोम करते हैं, जो प्रोट्यूसोम पाथवे था हमने डिस्कस किया था। अब जब ये डिफेक्टिव हो फिर क्या होगा, एक क्या हो जाएगा, डिफेक्ट आ जाएंगे किस चीज में, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, जिसकी वजह से जो ट्रांसलेशन होती है, जीन्स की एक्सप्रेशन जिसको हम कहते हैं, यानी कि प्रोटीन सिंथेसिस, उसका बनना कम हो जाएगा जब, सही है। दूसरा जो चेपरॉन्स है ये डिफेक्टिव है, सही है। फिर क्या होगा कि प्रोटीन के फोल्डिंग प्रॉपरली नहीं होंगे और इसकी वजह से मिसफोल्डिंग प्रोटीन ज्यादा हो जाएंगे और सेल के अंदर अकोमुलेट हो जाएंगे। जब सेल के अंदर ये अकोमुलेट हो जाते हैं, ये क्या करते हैं, नॉर्मल जो प्रोटीन्स होते हैं उनका फंक्शन कम कर देते हैं, लॉस कर देते हैं, और ये लीड करता है एपोप्टोसिस को, जो कि सेल डेथ है, सही है। इसके अलावा जब डिक्रीज प्रोटीन सिंथेसिस हो और मिसफोल्डेड प्रोटीन्स की अकोमुलेशन हो, ये क्या कर रहे हैं, डिफरेंट हार्मफुल इफेक्ट काज कर देते हैं। ये जो हार्मफुल इफेक्ट्स होते हैं ये कौन से होते हैं, एक रेप्लिकेशन की एबिलिटी को क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं, फंक्शन रिड्यूस कर देते हैं, और सेल का सर्वाइवल जो होता है उसके लिए भी एक अलार्मिंग इफेक्ट है। और ये सारे किस चीज को लीड करते हैं, एजिंग को। अब एक तरफ तो एजिंग हो रही है, लेकिन दूसरी तरफ एक ऐसे पाथवेज भी है, सिग्नलिंग पाथवेज, जो एजिंग की मुकाबला करते हैं और हमें एज होने नहीं देते, सही है। अब ये जो काउंटर एजिंग सिग्नलिंग पाथवेज है, ये दो चीजें हमें बताती है। एक थेराप्यूटिक पोटेंशियल, यानी कि एक बंदा है जो प्रीमेच्योरली एज्ड हो रहा है, उसकी इलाज क्या होगा। दूसरा, ये हमें एजिंग प्रोसेस की जो काजेस है वो किस तरह एजिंग काज करते हैं, यानी मैकेनिज्म ऑफ एजिंग, इनको भी एक्सप्लेन करता है, सही है। और ये जो है वो क्या है, कैलोरिक रिस्ट्रिक्शन। अब कैलोरी रिस्ट्रिक्शन क्या है, ये एक बैलेंस डाइट है जो हमारे इंटेक ऑफ फूड को भी कम करे और हमें माल न्यूट्रिशन ना हो, सही है। इसकी वजह क्या होता है, ये एक प्रोलॉन्ग करते हैं लाइफ को, सही है, और जो एजिंग होता है उसको रिड्यूस करते हैं। ये बात लिखी है, लेकिन ये इन दोनों का एक ही माना है। लेकिन ये जो एक्सपेरिमेंट ये फ्रॉम फ्लाइज से लेकर माइस तक, यानी कि बीच में बहुत सारे और एनिमल्स पर भी ये एक्सपेरिमेंट किया और सब में इन्होंने लाइफ को प्रोलॉन्ग किया और एजिंग को रिड्यूस किया। ये क्या करती थी, रिड्यूस करती थी एक्टिवेशन को, किस चीज की, उन सिग्नलिंग पाथवेज की जो कि एजिंग को कस करता था। वो क्या थे, इंसुलिन था, और इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर सिग्नलिंग, सही है। इसमें एक काइनेसिस था जिसमें TOR, टारगेट ऑफ रेपामाइसिन, सही है, और कुछ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स थे, ये एंजाइम है, सही है। अब इनकी वजह से क्या हो जाता था कि कुछ चीजें जो होते हैं, 3 चीजें लोअर हो जाती थी, डिग्रेड हो जाती थी, और 3 चीजों में इंप्रूवमेंट आती थी। कौन सी चीजें लोअर हो जाती है, सेल ग्रोथ रेट, मेटाबॉलिज्म रेट, और इसके अलावा जो DNA रिप्लिकेशन के दौरान एरर्स होते हैं वो कम हो जाते थे, सही है। दूसरा, इंप्रूवमेंट्स कौन कौन सी थी, DNA रिपेयर सिस्टम बहुत ज्यादा इंप्रूव कर देता, प्रोटीन होमोस्टेसिस जो हमने अभी पढ़ा वो इंप्रूव कर देता, और इम्यूनिटी भी जो होता है वो बहुत ज्यादा अच्छा हो जाता। इन 6 चेंजेस की वजह से क्या हो जाता है, जो एजिंग था ये प्रोसेस इनहिबिट हो जाता था, और इसी वजह से हम जो होते हैं ना, टाइम के साथ साथ धीरे धीरे एज होते हैं, डायरेक्टली एज नहीं होती। और जिन लोगों में ये चीज डिफिशियंसी हो, या कुछ लोग बहुत ज्यादा एबनॉर्मल इनटेक ऑफ फूड कर देते हैं, उनमें क्या हो जाता है, प्रीमेच्योर एजिंग होती है। अब इसके बाद आ जाता है परसिस्टेंट इन्फ्लेमेशन, ये भी एजिंग का एक फैक्टर है। जब इंसान का उम्र बढ़ता है तो उसके साथ क्या हो जाता है, डिफरेंट सेल डैमेज हो जाती है, ये भी बॉडी में अकोमुलेट हो जाते हैं, लिपिड्स अकोमुलेशन होती है, और डिफरेंट एंडोजीनियस सब्सटेंस, हमारे बॉडी में कुछ हार्मफुल सब्सटेंस सिंथेसाइज होते हैं, वो बॉडी में इस तरह अकोमुलेट हो जाते हैं। ये क्या कर देते हैं, इन्फ्लेमेटरी पाथवे को एक्टिवेट करते हैं, इन्फ्लेमेशंस को, सही है। ये इन्फ्लेमेशन बहुत लो होता है, लेकिन ये परसिस्टेंट रहता है, मतलब ये कि ये खत्म नहीं होती,
जिस तरह नॉर्मली होना चाहिए कि जो यंग लोग ऐसे हैं। अब ये इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस होंगे यहाँ पर, सही है, लेकिन इनकी वजह से क्या हो जाता है, जो इन्फ्लेमेशन है, क्रोनिक डिजीज लाइक डायबिटीज टाइप 2 और अथीरोस्क्लेरोसिस, जाहिर बात है हार्ट डिजीज है और लिवर इन पेनक्रियास डिजीज है, सही है। अब ये जो इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन है इनकी वजह से, तो एक तो ये क्रोनिक डिजीज हो गई, लेकिन दूसरा ये क्या करते हैं, यहाँ पर केमिकल्स रिलीज हो जाते हैं जिसको कहते हैं साइटोकाइंस, और ये साइटोकाइंस सेल में कुछ तब्दीलियां लाते हैं, जिस तरह के क्रोनिक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हो जाते हैं, सही है, और इनकी वजह से फिर क्या हो जाता है, एजिंग काज हो जाती है। तो ये भी एक फैक्टर हो गया, परसिस्टेंट इन्फ्लेमेशन दैट कम्स विद एज। अब आगे क्या कहते हैं कि जो फिजिकल एक्टिविटीज है, सही है, और कैलोरिक रिस्ट्रिक्शन है, ये क्या कर देता है, एजिंग प्रोसेस को कम कर देता है। लेकिन जो स्ट्रेस होता है ना, वो ग्लूकोकार्टिकॉइड हार्मोन्स को इंक्रीज कर देता है, और ये किस चीज को लीड कर देता है, एजिंग को। इसी तरह स्ट्रेस क्या कर देते हैं, ग्लूकोकार्टिकॉइड हार्मोन इंक्रीज कर देते हैं, जो कि एजिंग प्रोसेस को स्पीड अप कर देते हैं। अब ये टेबल है जिसमें सेलुलर एजिंग की क्या लिखा है, समरी, सही है। इसमें मल्टीपल काजेस ऐसे है जो कि सेलुलर एजिंग काज कर देते हैं, किस चीज के थ्रू, सेलुलर चेंजेस के थ्रू, सेल के अंदर चेंजेस लाते हैं। पहला क्या है कि डीएनए डैमेज और म्यूटेशन, इन दोनों की अकोमुलेशंस होती है। दूसरा रेप्लिकेटिव सीनेसेंस, जिसमें जो है सेल की डिवीजन एबिलिटी कम हो जाती है ड्यू टू शॉर्टनिंग ऑफ क्रोमोसोमल एंड, जिसको टेलोमेयर कहता था, अभी हमने पढ़ा। डिफेक्टिव प्रोटीन होमोस्टेसिस, जिसमें नॉर्मल प्रोटीन जो होते हैं उसका लॉस हो जाते हैं और मिसफोल्डेड प्रोटीन बन जाते हैं जो एपोप्टोसिस को लीड कर देते हैं। इसके अलावा जो क्रोनिक डिजीज है, खासकर जो परसिस्टेंट इन्फ्लेमेशन के साथ आती है, अथीरोस्क्लेरोसिस और डायबिटिक टाइप 2 उसके साथ होता है। इसके अलावा स्ट्रेस के साथ एजिंग प्रोसेस बढ़ता है, और जो कैलोरी रिस्ट्रिक्शन है या एक्सरसाइज है, फिजिकल एक्टिविटीज जो है, इनके साथ एजिंग जो होता है वो स्लो होता है। अब इस चैप्टर का एंड हो गया। यहाँ पर कुछ चीजें लिखे हैं जो कि ये कहते हैं कि इस चैप्टर में हमने कौन कौन से टॉपिक्स डिस्कस किए, लेकिन आखिर में यहाँ पर एक बात लिख की गई है कि जो क्लिनिकल डिजीज होती है वो कहाँ से एराइज होते हैं, जब सेल्स के लेवल पर स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस, इन दोनों में, यानी कि स्ट्रक्चर डिस्टर्ब हो जाए और फंक्शन रिड्यूस हो जाए, इनकी वजह से क्या हो जाती है, सारे के सारे, चाहे एडॉप्टेशंस आती है, चाहे वो इंजरीज आती है, सेल डेथ आते हैं, वगैरह वगैरह। अल्लाह हाफिज।